Hey, hello everyone. This is Aarti Singh. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about CTET previous year questions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो आज का मैं सेशन लेके आई हूँ और जो इसमें ये क्वेश्चन है ये आपके CTET 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड देखिए, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप CTET पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट होते हैं। तो मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपके CTET के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने चैनल पे करवा रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगी कि जो CTET साइंस और मैथ में जो साइंस वाला पोर्शन है उसके जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित कथन में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आप यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो आपको 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो विज्ञान के यानी कि साइंस के नेचर को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता हो। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है कि वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक तो पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, तभी वो नियम या सिद्धांत बन पाते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। देखिए इस ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन ठीक था, बट इसमें एक वर्ड यूज हुआ एकमात्र, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है एंड ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली। देखिए इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। लास्ट ऑप्शन में ये दिया गया है। देखो अब इसके आंसर की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे बेस्ट आंसर देना है। साइंस के नेचर के बारे में हमें सबसे बेस्ट आंसर देना है इसमें। अब देखो ये जो आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये हो गया डिलीट। आपके पास बचे हैं ऑप्शन 3। देखो 3 ऑप्शन में से बात करें तो देखो जो थर्ड ऑप्शन है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। देखो ये बात सही है कि विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, बट ये बेस्ट होता अगर विश्वासों की जगह कल्पनाओं की एक प्रणाली दी जाती, क्योंकि विज्ञान में कल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बट विश्वासों का इतना नहीं है जितना कल्पनाओं का रहता है। तो ये ऑप्शन इसको भी मैं कैंसिल करती हूँ। अब ऑप्शन बचे आपके पास 2। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। देखो जो ये है कि वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, इस बात की श्योरिटी नहीं है ना कि जो वैज्ञानिक हैं वो 100% निष्पक्ष हों ही हों, तो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए जो ऑप्शन डी है कि विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। देखो अब ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कि पाठ्य पुस्तक का तुच्छीकरण, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, तो इसको पहले ही डिलीट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, वो है कि विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना, इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश करना, ये भी मेरे को ठीक लगा, इसको भी होल्ड करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना।
देखो अब इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ बताना है हमें विज्ञान की पाठ्यचर्या में। अब देखो बात करते हैं, तो जो आपका बी ऑप्शन है, वो सी और डी के कंपैरिजन में मतलब सटीक नहीं बैठता, तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन को डिलीट करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो। अब देखो क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, संज्ञानात्मकता की बात की गई है। आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें संज्ञानात्मकता का वर्णन किया गया हो, तो देखिए जो आपका ऑप्शन डी है इसमें संज्ञानात्मकता का वर्णन किया गया है कि जो विद्यार्थियों का या फिर ये कहूँ कि जो लर्नर्स का या फिर जो स्टूडेंट का उनका जो संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुसार हम सामग्री का समायोजन करेंगे, तो यही विज्ञान की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अवसर, अरे यार सॉरी, देखिए क्वेश्चन का क्या आएगा आपका। अगर बात करते हैं देखो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन सा अनुशंसित है। यानी कि आपको बताना है कि जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें कौन कौन सी मतलब विज्ञान की पाठ्यचर्या के अनुसार कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से रूल या कौन कौन से नियम अनुशंसित किए गए हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका एनसीएफ 2005 है वो आपका लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है, और लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस होने का मतलब क्या होता है कि वो बच्चे के जो डेली या फिर ये कहूँ कि जो उसका रियल वर्ल्ड है, जो मतलब बच्चा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके जल्दी सीखता है, या फिर करके सीखो द्वारा या फिर लर्निंग बाय डूइंग द्वारा जल्दी सीखता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 100% सटीक आंसर है। ऑप्शन बी देखते हैं, अवधारणाओं तक गतिविधियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। अवधारणाओं तक यानी अवधारणाएं क्या होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट तक। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या होता है, साइंस में क्या करने पड़ते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम 100% सटीक आंसर पर नहीं पहुंचेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये जवाब मिलेगा। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। इसलिए आपका ऑप्शन बी भी 100% करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए कि अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। देखो अवधारणा यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, ये इनको हम शिक्षण के द्वारा नहीं सीख सकते। और देखो अगर हम कुछ परसेंट सीख भी सकते हैं, यानी कि 10% या 20% हम सीख भी सकते हैं, बट एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाओ, प्रैक्टिकली यानी कि उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बच्चे को सारी चीज़ें सिखाओ, समझाओ, जिससे कि वो चीज़ें उसके माइंड में फिक्स हो सके लंबे टाइम के लिए। तो ये आपका ऑप्शन सी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन है कि अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट के साथ हमें रूल और जो उनके जो सिद्धांत हैं उनको पेश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए और बी है, जो आपका ऑप्शन ए और बी है वो करेक्ट होगा कि जो रोज़मर्रा के जो आपके या फिर ये कहूँ कि जो डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए, उनसे जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को विज्ञान। और मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो ये आपका बिल्कुल ए और बी बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए इसकी बात करते हैं, ए और बी कौन से ऑप्शन में है। ए और बी हैं आपके ऑप्शन डी में। ए और बी किस में है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। देखो अब हमें विज्ञान के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है साइंस के बारे में। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, ये सही है।
ये सही है, बट इसको होल्ड करते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा आंसर हमें इन 4 ऑप्शन में गिवन मिल जाए। देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। ये सही है। देखो इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें 100% सटीकता नहीं है, इसमें इस बात में 100% एक्यूरेसी नहीं है, या फिर हम कंफर्म होके नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा ही होगा, बट ये पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो ये थोड़ा मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में मेरे को इतना ठीक नहीं लगा, इसको डिलीट करते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड क्या है कि वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पनाओं पर बहुत विश्वास करते हैं। ये पर्सन 100% करेक्ट है। कल्पना यानी कि जो इमेजिनेशन पावर होती है, देखो हमारे माइंड में या फिर जो भी मतलब साइंटिस्ट है या फिर जो भी वैज्ञानिक है, वो कुछ भी मतलब नियम की फॉर्मेशन करने से पहले क्या करता है, प्रयोग करता है। और प्रयोग करने से पहले क्या होता है कि वो चिंतन करता है। चिंतन यानी कि कल्पना करता है उस चीज़ के बारे में। तो ये 100% यानी कि ए के कंपैरिजन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं, तब तक इसको होल्ड करते हैं। देखो ऑप्शन डी क्या कहता है कि सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक विचार हैं उनको हम नियंत्रित प्रयोगों यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए और उसके द्वारा हमारे नियम की फॉर्मेशन होगी या फिर रूल की फॉर्मेशन होगी, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें क्या था कि इन चारों में से बेस्ट आंसर देना है। तो ऑप्शन जो डी है, जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो सी, सॉरी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कहता है कि वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पनाओं पर विश्वास करता है। ये बात बिल्कुल सटीक है, 100%। इस बात को माइंड में बैठा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके 2022 में रिपीट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इशू को, देखो ये क्वेश्चन आपका सेम डिट्टो आपका जो आपका 2022 का सी टेट हुआ था उसमें आपका रिपीट हुआ था। देखो आप पहले ये 2021 में आया, फिर 2022 में आया, और हो सकता है चांस है कि आपके 2023 के पेपर में भी ये आए ही आए। देखो बात करते हैं कि इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने को कहा गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई। देखो अब इसमें बिल्कुल सीधा सा आंसर है, मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में करवा रखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कि वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें आपको गलत आंसर सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है। मैं तो और भी ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा सकती हूँ, बट आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में, अब एग्ज़ाम टाइम है, आपके पास 1.5 मंथ बचा है। आपका जुलाई में एग्ज़ाम फिक्स है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में आपका नोटिफिकेशन मतलब ऐसा जारी कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझाने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। यानी कि संकल्पनात्मक कमी को समझाने के लिए एक उपयोगी रणनीति बतानी है। तो देखो इसमें क्या है कि अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। सेकंड ऑप्शन है नियंत्रित गृह कार्य देना। सी ऑप्शन की बात करते हैं प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। डी ऑप्शन की बात करते हैं प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। यानी कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कौशल हैं बच्चों के, उनका अवलोकन करना। इससे हमें संकल्पनात्मक कमी का पता नहीं चल सकता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। प्रश्नोत्तरी से भी हमें संकल्पनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो कंसेप्ट होते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल जो आपकी कमियां होती हैं उनको समझने के लिए हमें अवधारणा मानचित्रण करना पड़ेगा कि बच्चे ने कहाँ गलती करी है, किस पॉइंट पे गलती करी है। उस चीज़ के लिए हमें कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, यानी कि अवधारणा मानचित्रण करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, कि विज्ञान को पढ़ने के लिए
और मतलब यानी कि देखो क्वेश्चन क्या है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यानी कि इन चारों में से आप तीन तरीके तो ऐसे हैं जिनको आप अपना लेंगे एंड एक तरीका ऐसा है जिसको आप नहीं अपनाएंगे। और ये तरीके अपनाने क्यों हैं कि जिससे जो गर्ल्स की जो रुचि है साइंस लेने में वो इंक्रीज हो, इसलिए ये तरीके हमें अपनाने। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना। ये बिल्कुल सही है कि अगर बच्चियां कक्ष में और मतलब रियल एग्जाम्पल देखेंगी अपने मतलब जो आसपास का जो समाज है उससे एग्जाम्पल देखेंगी कि हाँ इन्होंने ये किया है, इन्होंने साइंस की फील्ड में ये किया है, तो मतलब वो भी इनकरेज होंगी, उनमें ऐसी भावना आएगी कि हमें साइंस पढ़नी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि विज्ञान के बारे में मिथ को और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़े। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो हम साइंस के बारे में जो भी रूढ़िवादी बातें हैं या जो भी समाज में बातें फैली हुई हैं साइंस को लेकर, तो उसकी जांच में शिक्षार्थियों को शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है कि हमें समाज में इस चीज़ के बारे में ये बताया गया था बट ऐसा नहीं है, साइंस इसके अपोजिट है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करते हैं कि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखो देखने में ये ऑप्शन नेगेटिव लगता है बट इसमें क्या है कि हमें लड़कियों को प्रोत्साहित करना है, तो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि लड़कियों को बताना पड़ेगा कि साइंस लेने से ये बेनिफिट होता है, साइंस पढ़ने से उनको ये फायदे हो सकते हैं। तो लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का प्रयोग करके भी हम लड़कियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बच गया कौन सा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कि ध्यान रखिए कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। देखो ऐसा नहीं है, हावी रहने से लड़कियां जो हैं वो विज्ञान लेने मतलब विज्ञान पढ़ने को लेकर प्रोत्साहित नहीं होंगी। उनसे क्या होगा कि लड़कों में नकारात्मकता पैदा होगी। अगर लड़कियां हावी रहेंगी तो हम हावी कक्ष में ना लड़कों को कर सकते हैं और ना ही लड़कियों को कर सकते हैं। बैलेंस बना के चलना होता है कक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आज का 67 मैंने करवा दिया था। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि एक शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। अपसारी प्रश्न, अब अपसारी प्रश्न कौन से होते हैं, अपसारी प्रश्न होते हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि आपकी डिफरेंट डायरेक्शन से बच्चा सोचता है कि इस तरीके से भी सोचा, उस तरीके से भी सोचा। एक क्वेश्चन हमने बच्चे के सामने प्रस्तुत किया है और बच्चा उस क्वेश्चन के 4 आंसर निकाल के लाता है, तो इसको कहा जाता है कि अपसारी चिंतन या अपसारी प्रश्न पूछने का तरीका। देखो अगर इसमें हमें अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे गहन सोच को इससे गहन सोच प्रोत्साहित होगी और विकसित होगी। ये बिल्कुल करेक्ट, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा में प्रदान करता है। सी ऑप्शन देखते हैं कि ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन क्या है कि ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। देखो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। सृजनात्मक व्यवहार का मतलब होता है कि जब बच्चा एक क्वेश्चन, हम बच्चों को एक क्वेश्चन बोलते हैं और बच्चा एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के एक जवाब देने से बढ़िया क्या करता है कि वो एक क्वेश्चन का 2 या 3 आंसर देता है, जिससे बच्चे में क्या होता है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है। बच्चा जब एक क्वेश्चन के बारे में हर तरीके से सोचेगा तो उसके माइंड में क्रिएटिविटी उस चीज़ को लेके बढ़ेगी कि हाँ इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा भी सोचा जा सकता है, इस क्वेश्चन का ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो इसमें आपका ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, डी करेक्ट है एंड आपका सी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। देखो क्या कह रहा है कि जो क्लासरूम है उसमें जो हम चीज़ें प्रदर्शित करते हैं या जो भी मॉडल हम बच्चों के समक्ष रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें शिक्षार्थियों को क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। देखो शिक्षार्थी क्या करता है कि उसको मतलब उस चीज़ को देखेगा, उस चीज़ के बारे में सुनेगा। देखो गति नहीं होती इसमें। आप ये आंसर मत करना कि आपको ऑप्शन बड़ा दिख रहा है और पॉजिटिव दिख रहा है तो कहीं ऑप्शन ए टिका के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। हम चीज़ों को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मतलब कुछ करके नहीं दिखा रहे, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपके ऑडियो वीडियो एड्स होते हैं वो आपके इसी में आते हैं। उससे बच्चे का क्या होता है कि बच्चा देखकर सुनकर सीखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 69 का होगा आपका ऑप्शन सी, दृश्य और श्रवण सीखना, यानी कि बच्चा सुन के सीखेगा, बच्चा देख कर सीखेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमें बच्चे को डेंसिटी की अवधारणा या डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बच्चे के समक्ष हमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बच्चे को ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप किस क्रम में बच्चे को वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो ऑप्शन ए है वो कहता है कि शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि शिक्षार्थियों को एक छोटी सी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम का वजन ले जा सके। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चे को हम टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चे को टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। तो अब देखो फर्स्ट पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट पे आपका बी ऑप्शन आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन बी किस किस में है, तो आपका ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे बी ऑप्शन आना चाहिए। तो अब आपके पास बच गए 2 ऑप्शन ए और बी। अब देखो सेकंड पॉइंट उस पर क्या आना चाहिए कि शिक्षार्थियों को, अब आपने क्या किया कि बच्चा मतलब बच्चे को पता चल गया कि टब में पानी है और मतलब इसमें कौन सी चीज़, मतलब हम बच्चे को खेलने का अवसर देंगे जिससे जो बच्चे को बेसिक नॉलेज है वो हो जाती है डेंसिटी के बारे में। और उसके बाद हम टीचर क्या करेगा, टीचर स्टूडेंट्स को जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के ऊपर तैर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पानी में डूब सकती हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एरिया ज़्यादा होता है और वो तैरती हैं, और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका एरिया कम होता है इसलिए वो डूब जाती हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा सेकंड ऑप्शन पे। तो अब ए किस में है, इसमें ऑप्शन बी में। देखो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का सेशन इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के टीचिंग मेथड, जो आपका 2021 का सीटेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन। अगर आप अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है, इस सेशन में आपके कन्फ्यूजन क्लियर होते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।